दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल नहले पर दहला मार चुके हैं। जिस वोट बैंक पर अब तक बीजेपी के एक छत राज का यहां दावा किया जा रहा था, उस वोट बैंक में केजरीवाल सिर्फ एक योजना से बड़ी सेंध लगा सकते हैं। अब ये योजना कौन सी है, ये भी हम आपको बता दें। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च कर दिया। आज से इस योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। सबसे खास बात यह है कि हनुमान मंदिर से इस योजना की शुरुआत हुई। योजना के तहत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे, जिसे दिल्ली चुनाव से पहले हिंदुत्व वाला दांव माना जा रहा है। और इसी पुजारी वाले दाम से अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंका दिया है, जिसकी शुरुआत भी उन्होंने हनुमान मंदिर से मंगलवार के दिन की है। घोषणा का मतलब सीधा है, अगले साल चुनाव है तो पुजारियों को भी खुश किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिली। जहां मंदिर के अंदर पूजा पाठ चल रही थी तो मंदिर परिसर में साधु संत बेहद खुश नजर आए और भजन कीर्तन करने लगे। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुर्खियों में है, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और दनादन सवाल दाग दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? जहां बीजेपी सरकार वहां योजना क्यों नहीं? मैंने रास्ता दिखाया, बाकी राज्यों में लागू कब होगा? साथ ही कहा, योजना लागू करो, मुझे गालियां क्यों देते हो? इन सवालों के साथ अरविंद केजरीवाल ने वो तस्वीर भी साफ कर दी, जिसमें सच्चे सनातनी और हिंदुत्व का मैसेज है। विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। यानी पहले महिलाओं का सम्मान और अब पुजारियों के नाम केजरीवाल के पैगाम से बीजेपी और कांग्रेस टेंशन में आ चुकी है। दिल्ली में बैक टू बैक योजनाओं की घोषणा पर जमकर सियासत हो रही है। जहां बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पुराने वादे गिना रहे हैं, तो अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और केजरीवाल के ओपन चैलेंज पर एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है। अब दिल्ली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही बीजेपी ने केजरीवाल के वादे पर जोरदार प्रहार किया है। मौलवियों को वेतन देने वाले मुद्दे को फिर से उछाल दिया है। जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। एक तरफ बीजेपी मौलवी के वेतन को मोहरा बना चुकी है, तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की, और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। यानी जिस योजना से आम आदमी पार्टी ने सनातनी संदेश देने की कोशिश की, अब उस पर चौतरफा बयानबाजी शुरू हो चुकी है। साल का आखिरी दिन और महाकुंभ की तैयारियां का भी आज आखिरी दिन है। डेडलाइन आज पूरी हो गई है, तो वहीं सीएम योगी खुद महाकुंभ में तैयारियों को परखने के लिए पहुंचे। सिक्योरिटी, घाट, रास्ते, साज सज्जा, हर उस चीज को योगी ने बड़ी ही बारीकी से चेक किया, जो कि महाकुंभ की भव्यता को और सफल आयोजन के लिए जरूरी माना जा रहा है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सनातनियों का वो संगम है जो स्वयं शक्ति का अद्वितीय अवतार है। महाकुंभ वो है जो स्वयं को पापों से शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति का मौका देता है। महाकुंभ वो है जो सदियों से आश्रमों, अखाड़ों के जरिए शिक्षक छात्र के बीच का संबंध, ज्ञान और कौशल का गवाह भी रहा। सदियों बाद ये महाशुभ अवसर तब आया जब एक योगी ही महाकुंभ का आयोजक बना। भला अब तैयारियों में कैसी कसर, कैसी कमी, काहे की कोताही, जरा देखिए तो सही। भला कब कोई मुख्यमंत्री महाकुंभ को लेकर इतना उत्साहित नजर आया था? महाकुंभ की तैयारियों की डेडलाइन खत्म हुई तो खुद सीएम योगी मेला पहुंच गए। नाव पर बैठे, तैयारियां परखी, एक एक पहलू को समझा। महाकुंभ के आगाज से पहले फिर एक बार पूजा अर्चना की, माँ गंगा का आचमन किया, मछलियों को दाना खिलाया, और जब तसल्ली हो गई कि तैयारियां फुल प्रूफ हैं, तब जाकर सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान आई। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 14
फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ को लेकर योगी कितने उत्सुक हैं, इस बात से समझ सकते हैं कि अकेले दिसंबर में वो 5 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। यानी सिस्टम के साथ साथ योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों को हैंडल कर रहे हैं, ताकि करोड़ों सनातनी जब महाकुंभ आए तो उन्हें किसी बात की दिक्कत ना हो। नया साल, यूपी में बीजेपी की नई टीम, योगी के नए सारथी तैयार। अब बाकी है एक नाम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष आखिर कौन होगा? इसके फैसले का फाइनल काउंटडाउन भी अब शुरू हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी के इंटरनल इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी। बरेली से लेकर बलिया तक 750 नामों का ऐलान हुआ। बचे हुए नामों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। और इसके बाद एक ही सवाल बचता है, यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या दलित चेहरे पर दांव लगाया जाएगा या फिर ओबीसी नेता को प्रदेश की कमान मिलेगी? सूत्रों का दावा है कि इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने भी चर्चा की है और मीटिंग भी हुई है, जिसमें इस बार पिछड़े दलित चेहरों के बाद अब ब्राह्मण चेहरों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राजनीतिक पंडित योगी के नए सेनापति को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। दलित नेताओं की दावेदारी की बात करें तो विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ऊपर। इनके अलावा सांसद रामशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर का नाम भी चर्चा में है, जबकि पिछड़े चेहरे के तौर पर अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा, बाबूराम निषाद जैसे नेताओं के नाम पर मंथन की खबरें हैं। हालांकि सवर्ण चेहरों पर फैसला लिया गया तो बीजेपी के पास राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और बसपा से भाजपा में आए हरीश द्विवेदी जैसे चेहरे भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आला कमान इन सभी नामों पर चर्चा कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने वो टीम योगी का ही हिस्सा होगा और कैंप योगी का हिस्सा भी। क्या आपको पता है कि देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? सोचा भी नहीं होगा वो नाम, तो चलिए छोड़िए, ये बताइए देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? ये भी नहीं पता। अब हम आपको बताते हैं कि देश का सबसे अमीर और गरीब मुख्यमंत्री कौन है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की 30 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मुख्यमंत्रियों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ 15 लाख की प्रॉपर्टी की मालकिन है। वहीं सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में दूसरा नाम है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, जो कि सिर्फ 55 लाख के मालिक है। ये तो गरीब मुख्यमंत्रियों के नाम है। अब जरा बात करते हैं अमीर मुख्यमंत्रियों के चेहरे। सबसे पहला नाम आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू का है, जो कि 931 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। जबकि अमीर मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पर यहां अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू है, जिनके पास 332 करोड़ की संपत्ति है। तो लगातार आप देखिए कौन है गरीब, कौन है अमीर मुख्यमंत्री, ये बताया। और इतना ही नहीं, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति आपको बता दें 52 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, जबकि कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। लेकिन इन नेताओं के मुकाबले जनता की अगर हम बात करें तो आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में जहां भारत की प्रति नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,854 रुपए रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपए रही। यानी कि एक मुख्यमंत्री की सालाना औसत कमाई एक आम आदमी की सालाना आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां पर बीपीएससी छात्र और नीतीश सरकार के बीच तलवार खिंच चुकी है। जिस दिन पटना में बवाल हो रहा था, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, लेकिन वापस लौटते ही वो एक्शन मोड में अब आ चुके हैं। तो आपको ये भी बताते हैं कैसे। बिहार में नीतीश सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से इसकी जानकारी भी मांगी है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब किया गया है। साथ ही छात्रों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। हालांकि छात्रों ने अब सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और 48 घंटे के भीतर बीपीएससी छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद नीतीश सरकार अलर्ट मोड पर है। दावा है कि नीतीश कुमार परीक्षा रद्द करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हालांकि लोक सेवा आयोग के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन छात्र अब भी अपनी मांगों पर अडिग हैं। छात्रों का कहना है कि पीटी परीक्षा रद्द की जाए, बीपीएससी की पीटी परीक्षा फिर से हो, री एग्जाम के लिए सर्कुलर जारी किया जाए,
मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। इन मांगों से 7 बीपीएससी के छात्र अब भी सड़कों पर हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम ने फाइनल फैसला लोक सेवा आयोग के ऊपर छोड़ दिया है। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। वो निर्णय ले, छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। यानी बिहार में चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, इशारा क्लियर है। छात्रों के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा वो बीपीएससी की तरफ से होगा। सरकार अब खुद को इस मसले से अलग करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, बिहार में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और राजधानी पटना में कांग्रेस और वाम दलों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रैली निकाली। दोनों दलों के विधायकों ने राजभवन के सामने बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। हाल ही में हुई प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद छात्र सड़क पर उतर आए और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिनके समर्थन में अब कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन का 2 पैटर्न नहीं होना चाहिए। एक सेंटर को अगर आपने कैंसिलेशन कर दिया है तो दूसरे सेंटर का रिजल्ट आप किस बुनियाद पे निकाल रहे हैं? अभ्यर्थी जो बात कह रहे हैं उनसे बात उनको करना ही चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बेगूसराय में भी राष्ट्रीय जनता के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी अर्थी निकाली और उनका अंतिम संस्कार भी किया। का मांग है पहला नंबर री एग्जाम हो, जो इस आरोप में शामिल है उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई परीक्षा रद्द करके उसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला लिया है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग कर सकती है। बीजेपी अब नए साल में बड़े पैमाने पर झारखंड में संगठन यहां पर इसके बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पार्टी में मंथन का दौर जारी है और आने वाले समय में बड़े नेताओं की भूमिका तय हो सकती है। झारखंड में बीजेपी के 3 बड़े चेहरे हैं। पहला चेहरा रघुवर दास का, जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी की। दूसरा चेहरा बाबूलाल मरांडी हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। तो तीसरा चेहरा है अर्जुन मुंडा का, जो झारखंड के सीएम और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल झारखंड के जमशेदपुर से सांसद है, लेकिन बीजेपी रघुवर दास पर दाव खेल सकती है, क्योंकि राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से झारखंड पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ, उससे भी ये संकेत मिले। तो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय हो, भारतीय जनता पार्टी को फिर से झारखंड में खड़ा करने की आवश्यकता है। बाबूलाल मरांडी भी एक अच्छे संगठन करता है और अगर हमें रघुवर दास जी का भी साथ मिलता है तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी टीम बनेगी। झारखंड में बीजेपी के 3 बड़े चेहरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि अब प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। रघुवर दास जी के आने से भारतीय जनता पार्टी में कौन सा परिवर्तन होगा, ये तो भाजपा ही समझे। लेकिन भाजपा के कारण इस राज्य में अब कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, झारखंड में तो कोई वैकेंसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, लेकिन जहां तक बात है रघुवर दास जी की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। रघुवर दास को पिछले साल 18 अक्टूबर को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन अब अचानक उनके इस्तीफा देने के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नए साल पर उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेगी। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। और उत्तराखंड की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दरअसल मार्च 2022 में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से समान नागरिक संहिता बिल पास किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कानून लागू करने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है
और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कई नियम कायदे बदल जाएंगे, जिसके मुताबिक शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, जिसके लिए ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है और अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर राजभवन और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा की जयंती को नए कैलेंडर में सार्वजनिक छुट्टी के तौर पर शामिल नहीं किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तक 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टियां हुआ करती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2020 में इन दोनों तारीखों को छुट्टियों की लिस्ट से हटा दिया। पिछले 4 सालों से ये छुट्टी बंद है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब दोबारा इन तारीखों पर छुट्टियां होंगी, मगर 2025 के कैलेंडर में भी ये नदारद ही रहा, जिसके बाद पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ लिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जाती जिंदगी और उनकी जाती शख्सियत जो है, जो हम स्कूलों के, कॉलेज के और अब तक के वक्त में देखते थे कि छुट्टी का ऐलान होता था और अचानक हम गायब पाते हैं, तो यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अफसोस है जो हमने कल देखा, जो गैजेट आया उसमें इस महान एक शख्सियत थी, गांधी जैसी शख्सियत थी, नेहरू जैसी शख्सियत। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वहाँ के जो लीडर हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो वक्फ की जमीन है, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सबूत भी दिखाए। सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हुए ओवैसी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने भी मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर नाराजगी जताई। पुलिस चौकी बन रही है जामा मस्जिद के सामने, इसके लिए दो बातें सामने आ रही हैं। एक बात ये सामने आ रही है कि ये वक्फ की संपत्ति है जिसके ऊपर मस्जिद बन रही है, और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि ये चूँकि मस्जिद आसार कदीमा में है तो यहाँ पर कोई नई बिल्डिंग जो है बनाने का कायदा नहीं है। स्लेब एक तरफ चौकी की जमीन पर सवाल खड़ा किया गया तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी बनाने का काम तेज कर दिया गया। ठीक सामने जो देख पा रहे हैं शाही जामा मस्जिद है और ठीक उसके सामने जो पुलिस चौकी है उसको बनाने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तेजी से किया जा रहा है। यूपी के बरेली में एक बार फिर सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तालाब की जमीन पर पिलर खड़ा करके मस्जिद के पिछले हिस्से का विस्तार यहाँ कर लिया गया, और जब इसकी भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी को भी इसकी पूरी जानकारी भेजी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पाया गया कि मस्जिद का पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। पूरी पोल खुलने के बाद मस्जिद प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने का फैसला किया और अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। पूरा मामला बरेली के मीरगंज इलाके का है। अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा समुदाय के लोगों ने खुद ही कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में कुछ हिस्से को गिरा दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखाई दिया कि तालाब के पिछले हिस्से पर पिलर खड़ा करके छत डाली गई थी, जो नियमों के खिलाफ पाया गया, और मस्जिद का पिछला हिस्सा करीबन 4 फीट तक तालाब की जमीन पर बढ़ाकर बनाने का दावा किया गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की देखरेख में अवैध निर्माण को मुस्लिम पक्ष ने गिराने का काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे महाकुंभ में संगम स्नान की तारीख नजदीक आ रही है, संगम तट पर आस्था के अलग अलग रंग भी अब नजर आ रहे हैं। संगम मेला क्षेत्र में अब साध्वियों की फौज ने यहां पर पूरा मोर्चा संभाला है। साध्वियों की ये फौज भगवा को बदनाम करने वालों के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। आशंका है कि भगवा की आड़ में आतंकी कुंभ मेले में आ सकते हैं। ऐसे में संत और अखाड़ा परिषद को डर सता रहा है कि इससे भगवा बदनाम होगा, इसीलिए महिला साध्वियों ने मोर्चा संभाला है और हुंकार भरी है कि अब की बार भगवा को बदनाम नहीं होने देंगे।
ऐसी लाखों साध्वियां यहाँ पर प्रहरी के रूप में चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर मिलेंगी। बड़ी अवधूतनियां यहाँ पर मिलेंगी खड़े हुए, जो इस कुंभ की पहरेदारी करेंगी। तो औकात नहीं है किसी भी संगठन की कि वो इस कुंभ में आकर तुम्हारे जैसे रंग को धारण करके तो आ सकते हैं, लेकिन भगवा धारण करने की औकात नहीं। महिला साध्वियों की फौज आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। योगी सरकार भी महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। इसीलिए महाकुंभ में सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया गया कि परिंदा भी यहाँ पर न मार सके। प्रयागराज के संगम तट पर सुरों की महफिल सज चुकी है। श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ भक्ति के रंग में यहाँ रंग चुके हैं और तबले की थाप पर महाकुंभ का माहौल संगीतमय हो चुका है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले नए साल का जश्न प्रयागराज में नजर आ रहा है। संगम किनारे महफिल सज चुकी है। गिटार की धुन और तबले की थाप पर तान छेड़े जा रहे हैं। चलो मन गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी। महाकुंभ में ये बैंड आकर्षण का केंद्र है। त्रिवेणी संगम किनारे धार्मिक संगीत मंत्रमुग्ध करने वाला है। निधा पसानी धनी माधी ध माधा मागरे ग मा प धनी सा बंसी बजा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने राजधानी कटवरिया सराय इलाके से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जो 2005 से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके आधार कार्ड पर इनके नाम नज़मा और नईम दर्ज है। पुलिस को गश्त के दौरान इन दोनों के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और डिटेंशन सेंटर भेज दिया। और कटवरिया सराय के जिस मकान में ये दोनों रह रहे थे, जी न्यूज की टीम वहां पहुंची और मकान मालिक से इनके बारे में जानकारी जुटाई। मकान मालिक को इन लोगों ने जो आधार कार्ड दिया था वो दिल्ली का ही बना हुआ था, जिसका मकान मालिक ने वेरिफिकेशन भी कराया था। उन्होंने मेरे को आधार कार्ड जो दिया, मैंने उसके हिसाब से वेरीफाई कराया। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी मैंने दिया है और मैंने उसको पुलिस स्टेशन में भी प्रोड्यूस किया है। पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि नईम 2020 में पश्चिम बंगाल बॉर्डर के जरिए भारत आया था। दिल्ली में 2005 से रह रही अपनी मां के पास रहने लगा। नईम की मां को 30 दिसंबर को ही पुलिस ने पकड़ लिया था। आधार कार्ड जो बना हुआ है वो दिल्ली के महरौली का बना हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने फॉर्म 12 भरवाए और उसके बाद जब पता लगाया तो पता चला कि ये सस्पिशियस है, गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उसका। और देखिए, प्यार में लोग क्या क्या करते हैं। कोई घर वालों से लड़ाई करता है, कोई शहर बदलता है और कोई अपना प्यार पाने के लिए सरहद भी पार कर जाता है। एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान के सूबे पंजाब से सामने आया, जहां पंजाब पुलिस ने जिला बहादुर से एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया और कथित तौर पर वो पाकिस्तानी महिला के प्यार में सीमा पार कर वहां पहुंच गया। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से 30 साल के बादल बाबू को गिरफ्तार किया गया, जो भारत के अलीगढ़ का रहने वाला है। बादल बाबू बिना किसी कानूनी दस्तावेज के सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक बादल बाबू फेसबुक पर महिला से जुड़ा था, जिसके बाद वो सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। इससे पहले पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भी ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान भारत के सचिन से प्यार कर बैठी और नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आ गई थी और ग्रेटर नोएडा में रह रही है। सीमा हैदर हिंदू धर्म अपनाकर यहीं रह रही है, लेकिन बादल बाबू की मोहब्बत क्या मोड़ लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुख्यात अपराधियों पर यूपी की योगी सरकार की पुलिस कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 7 सालों की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें 200 से अधिक अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि इस दौरान करीबन 7,500 से अधिक अपराधी घायल हुए। यूपी पुलिस ने 20 मार्च 2017 से 28 दिसंबर 2024 तक के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 217 अपराधी मारे गए, जबकि इस दौरान 7,799 बदमाश घायल हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने अपराधियों को 140 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिछले 7 सालों में 7,546 अपराधियों को सजा भी दिलवाई। अपराधियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए अरबों की संपत्ति भी पुलिस ने जब्त की है।
हालांकि इन 7 सालों में अपराधियों से हुई मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 17 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 1644 पुलिसकर्मी घायल हुए। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश दिए हैं और पुलिस की रिपोर्ट कार्ड इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रदेश में अपराध करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सीएम योगी की पुलिस आज भी हापुड़ और बिजनौर समेत कई जगहों पर बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि गिरफ्तारी के बाद कुछ बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते दिखाई दिए। दरअसल हापुड़ के बहादुरगढ़ पुलिस को खबर मिली कि कुछ बदमाश पनीर से भरी गाड़ी लूट कर भाग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और बदमाशों को घेर लिया। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश फरार हो गए। नहीं कहना चाहता हूँ सर, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। तो वहीं बिजनौर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा फायरिंग की, इसमें 3 आदमी घायल हुए हैं, इनको उपचारित जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम मैदानी कार्रवाई कराई जा रही है। जबकि नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को घेर लिया, लेकिन बताया गया कि बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करके जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। नए साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नए साल में किसके लिए क्या क्या बदलाव होगा और क्यों, आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, नए साल में मोबाइल यूजर्स के लिए केवल कॉलिंग SMS के टैरिफ प्लान आएंगे, यानी मोबाइल कंपनियां डेटा देकर और पैसे नहीं ले सकेंगी। वहीं अगर व्हाट्सएप यूजर्स की बात करें तो उनके लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव होगा। एंड्रॉइड किटकैट या उसके नीचे वाले वर्जन वाले फोन पर व्हाट्सएप अब बिल्कुल नहीं चलेगा। EPF पेंशन होल्डर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव होगा, वो किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए नियम बदल जाएंगे, बिना EKYC के राशन कार्ड रद्द होंगे। किसानों के लिए नए साल में बड़ा बदलाव होगा, बिना गारंटी के लोन की लिमिट बढ़ जाएगी। किसान को अब आपको बता दें 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की जगह अब 2 लाख की लोन बिना गारंटी के मिल सकेगी। वहीं छात्रों के लिए भी नए साल में नियम बदले जाएंगे। कोचिंग सेंटर में एडमिशन तभी मिलेगा जब उम्र 16 साल पूरी होगी। वहीं 5वीं 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे। तो वहीं कारें महंगी हो जाएंगी। सुजुकी, होंडा सहित कई कंपनियां ऐसी हैं जहां कार 2 से 3% तक महंगे हो जाएंगे। नए साल में प्रदूषण के कूड़े का मानक भी लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल से BS7 यानी भारत स्टेज 7 लागू हो जाएगा। तो ये वो बड़े बदलाव हैं जो हम आपको बता रहे थे। नए साल के जश्न से पहले देश भर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कनॉट प्लेस में 31 दिसंबर के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा है। आउटर सर्कल से पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। CCTV कैमरे से बारीकी से नजर रखी जा रही है। माइक के जरिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि सड़कों पर ट्रैफिक मूवमेंट को देखकर ही बाहर निकले। पुलिस की टीम विशेष वाहनों से पेट्रोलिंग करेगी। दिल्ली मेट्रो ने भी गाइडलाइन जारी की है। सभी मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। यूपी महाराष्ट्र में भी सुरक्षा सख्त है। लेट नाइट पार्टियों पर पुलिस की नजर रहेगी। मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग की जा रही है। मुंबई पुलिस ने जगह जगह बैरिगेटिंग की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि नए साल के जश्न में कोई खलल न डाल सके। नए साल के जश्न के बीच नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बनाया गया है। सेक्टर 18, GIP, गार्डन गलेरिया, DLF, सेंटर स्टेज मॉल, मोदी मॉल, लॉजिक्स, स्पेक्ट्रम, स्काई1, स्टारलिंक, गौर, अंसल, वेनिस, ये वो जगह है जहां ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए डायवर्जन किया गया है। नशे में ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। आर्मी की डिप्लॉयमेंट की गई है और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। रात के 12 बजते ही साल 2024 की विदाई और नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया समेत 41 देशों में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम हो चुका है।
ये साल 2025 के आगाज की धमाकेदार शुरुआत है। ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम किया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के आसमान में शानदार नजारा पेश किया। सिडनी, मेलबर्न समेत ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में साल 2025 का जबरदस्त स्वागत किया गया। सिडनी के ओपेरा हाउस के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी दिखाई गई। लाइटों की जगमगाहट और आतिशबाजी की रोशनी में ऑस्ट्रेलिया का आसमान चमचमाने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने बेहद गर्मजोशी के साथ पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत किया। नए साल के आगमन में अब बस कुछ ही घंटे बाकी है। जहां लोग नए साल के मौके पर जश्न की तैयारियों में जुटे नजर आए, तो वहीं साल के आखिरी दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसा ही नजारा जम्मू के कटरा में दिखा, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने भी भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी मंदिर में वीआईपी कल्चर पर नाराजगी जताई। बिल्कुल ये वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। भगवान का दरबार एक गरीब के लिए भी उतना ही है और एक अमीर के लिए भी उतना है। साल के आखिरी दिन यूपी के वृंदावन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। साथ ही नए साल के मौके पर भी भक्तों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए पुलिस और मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत वृंदावन में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वृंदावन के बाहरी इलाकों में कई पार्किंग स्थल बनाए गए। पार्किंग से मंदिर जाने के लिए रिक्शा का इंतजाम किया गया। साथ ही लोगों से अपने साथ बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को नहीं लाने की अपील की गई। पूरे क्षेत्र में ज्यादा पूर्व की अपेक्षा में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। और अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की, जहां पर साल 2024 की आखिरी भस्म आरती की गई। भस्म आरती का आयोजन सुबह 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर साल की तरह इस बार भी महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इस मौके पर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद फिर पूजा अर्चना के बाद महाकाल को भस्म रमाई गई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का ऐसा श्रृंगार देख सभी अभिभूत हो गए। भस्म आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल से गूंज उठा। साल की आखिरी भस्म आरती के मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में आए, चलते चलते दर्शन हुआ है बाबा महाकाल के, और ऐसा लगा कि बाबा महाकाल साक्षात दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाबा महाकाल का मंदिर भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा। न्यू ईयर पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने की अगर सोच रहे हैं तो ये गाना आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यूपी में योगी फोर्स ब्रेथ एनालाइजर लेकर तैनात हो गई है। कन्नौज में तो पुलिस नशेड़ियों एक खोज अभियान चला रही है। माफ करिए, ये नाम पुलिस ने नहीं दिया, बल्कि जिस तरह एक एक नशेबाज ड्राइवर ढूंढा जा रहा है, उसके बाद ये नाम पब्लिक ने दिया। पियक्कड़ भी ऐसे कि पूरी बोतल गटक कर कह रहे हैं कि बस इतनी सी पी है। छोटा मोटा नहीं है, पूरा जो है कायदे का लिए हो। नहीं, कायदे का नहीं, गलत बात है। दरअसल साल की आज आखिरी रात और नए साल की पहली रात भी है। जश्न तो बनता है, बोलकर पीने वालों की कमी नहीं है, लिहाजा पुलिस चौकन्नी है। आपने ड्रिंक कर रखा है? अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। यानी शराब भी पी, मशीन ने मात्रा भी बता दी, लेकिन वो शराबी क्या शराबी जो नशे में सच बोल दे। आपने भी पी रखी है? अभी नहीं साहब, 2-3 घंटे पहले। अरे बता रहे हैं, थोड़ी पी थी। कन्नौज पुलिस का ऐसे शराबियों से खूब पाला पड़ रहा है, जो धुत होकर ड्राइविंग कर रहे हैं। अब पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका चालान कर रही है और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील भी। न्यू ईयर से पहले यूपी के गाजियाबाद में फर्जी ओयो होटल्स पर पुलिस ने बड़ी स्ट्राइक की है। बिना लाइसेंस और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर चलने वाले सैकड़ों होटल यहां सील कर दिए गए, क्योंकि इनमें से तमाम होटल और लॉज बिना लाइसेंस और परमिशन के चलाए जा रहे थे। लिहाजा पुलिस ने भी ऐसे सभी होटल्स को सीज कर दिया है जिनके पास लाइसेंस नहीं था। दरअसल न्यू ईयर पर होटल्स का धंधा खूब फलता फूलता है, लेकिन जश्न के मौके पर आपराधिक घटनाएं भी खूब बढ़ जाती हैं। एहतियातन पुलिस ने होटल्स के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। 390 होटल्स की चेकिंग की गई, जिसमें बिना लाइसेंस चल रहे 192 होटल सीज कर दिए गए।
न्यू ईयर पर पुलिस की स्ट्राइक से होटल का धंधा करने वालों में हड़कंप मचा है। दरअसल सराय एक्ट के तहत होटल या लॉज चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन गाजियाबाद में ओयो का बोर्ड लगाकर तमाम फर्जी होटल चल रहे थे। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश दुनिया के लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर सैलानियों की इतनी भीड़ है कि चलने तक का रास्ता नहीं है। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी नजर आई। ऐसा लग रहा है कि मनाली में नए साल का आगाज जाम के साथ होगा, क्योंकि यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ आई है। भारी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि पहाड़ों पर लंबा ट्रैफिक जाम है। रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। अटल टनल, रोहतांग और सोलंग वैली जैसी प्रमुख डेस्टिनेशन पर तो हालात और बुरे हैं। ये रास्ते पहले बर्फबारी से बंद थे और अब गाड़ियों ने यहाँ लंबा जाम लगा दिया है। मनाली से सोलंग वैली की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चक्राता में भी जाम से हाल बेहाल है। एक तो सड़कों पर बर्फ ही बर्फ जम गई है, ऊपर से यहाँ लंबा ट्रैफिक भी जाम है। हजारों गाड़ियां पहाड़ों पर फंसी है और ये जाम कई किलोमीटर लंबा है। आलम यह है कि लोग पहाड़ी किनारों पर ही अपनी गाड़ियां छोड़कर चले गए हैं। इन सब के बावजूद सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए दूर दूर से यहाँ आए हैं और बर्फ की इन खूबसूरत वादियों में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर मुसीबत भारी आ गई है। नदी, झरने, दरिया सब जम गए हैं और सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमा है। आलम यह है कि डल झील का पानी बर्फ बन चुका है और इसी बर्फीले पानी में शिकारा चल रहा है। पहाड़ों की चोटियां तो बर्फ की चादर में गुमसी हो गई है। पूरे कश्मीर घाटी में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया है, जबकि जोजिला में पारा -26 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। यानी नए साल का जश्न मनाने कश्मीर आ रहे पर्यटकों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर में इतनी बर्फ है कि रेलवे ट्रैक भी खो गया है और इसी बर्फीले ट्रैक पर ट्रेन दौड़ रही है। नजारा ऐसा लग रहा है कि मानो स्विट्जरलैंड की वादियां हो। बर्फबारी ने कश्मीर को जन्नत सा खूबसूरत बना दिया है। बर्फबारी ने मनाली की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ की वादियाँ सफेद बर्फ की चादर से ढकी है। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के लिए ये एक अद्भुत एहसास है। इन खूबसूरत नजारों का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ता ही बंद हो गया, लेकिन बर्फबारी ने यहाँ की वादियों को बेहद मनमोहक बना दिया। हालांकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिसलन है, कई गाड़ियां भी इसमें फंसी हैं, इसलिए बर्फ हटाने का काम भी तेजी से हो रहा है। बीआरओ की मशीनें बर्फ हटा रही हैं, लेकिन बर्फबारी का मजा लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक आए हैं जो नए साल को यादगार बनाना चाहते हैं। और चलिए आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर पुलिस ने आज कुलगाम इलाके में एक मॉक ड्रिल किया। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कुलगाम पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई। कुलगाम के कांजीगुंड रेलवे स्टेशन में ये ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी हमले, ग्रेनेड अटैक और तमाम चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी का प्लान नजर आया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कांजीगुंड रेलवे स्टेशन के पास आप देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है और कोई भी नापाक साजिश को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इससे निपटने के लिए यहां पर तैयारियां पूरी। नए साल के मौके पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा RS-पुरा सेक्टर में भी BSF ने यहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी ताकि सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और सीमा की सुरक्षा में BSF की महिला कमांडो को भी तैनात किया गया, जो पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पेट्रोलिंग करती दिखाई दी। आप साफ तौर से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो BSF की महिला कमांडो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस सीमा की जिम्मेदारी इन्हीं BSF के जो जवान हैं उन पर है। हालांकि BSF की इन महिला कमांडो के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी। इन सब के बावजूद ये महिला कमांडो पूरी सख्ती से पेट्रोलिंग में जुटी नजर आई, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई नापाक हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन सर ठंड में हमारे पास चुनौती ये है कि ये कोहरा और धुंध होती है, जिसकी वजह से हमारी तैनाती बढ़ जाती है और हमारी ड्यूटीज, अलर्ट और सारी चीजें बढ़ जाती हैं, जिसको हम बहुत सख्ती से करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा में अब पुरुष जवानों के साथ साथ ये महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाती दिखाई दी।
अब सड़क दुर्घटना या चोट लगने से खून का बहाव तेजी से होने पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि IIT कानपुर ने एक ऐसा स्पंज तैयार किया है जिसे लगाने से खून का बहना यहां तुरंत रुक जाएगा। और दावा है कि इसका परीक्षण पहले चूहों और दूसरे जानवरों पर किया जा चुका है। फिलहाल इसे अभी DRDO को ट्रायल करके दिखाया गया। हालांकि इसे मेडिकल उपयोग के लिए तैयार करने में करीब 6 महीने का वक्त और लग सकता है। जानवरों पे हमने 3 जगह किए हैं ताकि मेक श्योर करें कि कंसिस्टेंसी है सब जगह। एक हमने DRDO में किया था। खास बात यह है कि इसे समुद्री घास से बनाया गया है, साथ ही इसमें सेलुलोज का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया गया कि समुद्र किनारे आमतौर पर पाई जाने वाली लाल घास आम घास की अपेक्षा थोड़ी मोटी और घनी होती है। इसमें जब सेलुलोज मिलाया जाता है तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें खून के सेल फंस जाते हैं। ऐसे में जब चोट पर हम स्पंज लगाते हैं तो फौरन ही खून बहना बंद हो जाता है। स्पंज का उपयोग फर्स्ट एड के तौर पर भी हो सकता है। अंदर से ब्लीडिंग हो रही लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो उसके लिए हमने एक जेल टाइप का भी बनाया कि आप उसे इंसर्ट कर दें, वो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ कर देगा एंड देन जो भी इंसान है उसको वहाँ हेल्थ सेंटर या ट्रॉमा सेंटर ले जा सके। दरअसल सड़क हादसे में कई लोगों की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास खून रोकने के लिए कोई दवा पास में नहीं होती। मगर अब IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में रिसर्च करने वाले छात्रों ने जो स्पंज तैयार किया है, इससे बहते खून को महज 1 या 2 मिनट में ही रोका जा सकेगा। वहीं पंजाब के फाजिल्का से बेहद हैरान करने वाली एक तस्वीर आई, जहां पर एक शख्स पहले दुकान से 2 मोबाइल फोन लेकर भाग जाता है और कार्रवाई के डर से मोबाइल वापस लौटाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। मोबाइल चोरी की ये घटना CCTV में कैद हो गई। लड़का दुकानदार से पहले मोबाइल दिखाने की बात कहता है, कुछ देर तक मोबाइल को गौर से देखता है और फिर पलक झपकते ही वहाँ से फरार हो जाता है। दुकानदार ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। ऐसे में थोड़ी देर बाद ही दुकानदार को उसका मैसेज आता है, वो मोबाइल वापस लौटा देगा, बस उसके खिलाफ कोई भी पुलिस एक्शन ना लिया जाए। 2-3 दिन पहला बई 2 फोन चोरी होए सीगे ते ओ फोन मैनू पुलिस ने बड़ी जल्दी बरामद करवा दिते ने। बंदे उन्होंने फड़ ले सीगे ते आके मैनू मेरे दोनों फोन दे गए ने जी। इसके साथ ही चोर ने उन्हें बस अड्डे पर बुलाया, जहां पुलिस के साथ पहुंचे दुकानदार को मोबाइल वापस लौटा दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के साथ आरोपी को चेतावनी देकर जाने दिया। और देखिए, कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के रवेन्ना बीच पर एक फेरारी कार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उसे बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी। फेरारी यानी वो कार जिसका नाम सुनते ही कार क्या ख्वाहिशें भी कुलाचे मारने लगती हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका ये हाल होगा कि पैदल से भी धीरे चलने वाली बैलगाड़ी उस फेरारी को गड्ढे से निकालेगी। जरा तस्वीरें देखिए। फेरारी वाले भाई साहब स्वैग से बीच पर कार लेकर चले गए। रास्ते में बैलगाड़ी मिली तो धूल उड़ाते हुए निकले होंगे, लेकिन बीच पर पहुंचते ही कहानी बदल गई। समंदर के किनारे रेत पर फेरारी फेल हो गई। जब फेरारी फेल हुई तो भला दूसरी कार क्या ही करती, लिहाजा एक ही रास्ता नजर आया। फेरारी को मझधार से निकालने के लिए बैलगाड़ी बुलाई गई। यानी वक्त मेहरबान तो बैलगाड़ी फेरारी से भी बड़ा पहलवान। हॉर्स पावर वाली फेरारी को बैलगाड़ी ने झट से खींचकर बाहर निकाल दिया। ये नजारा देख बीच पर मौजूद लोग दंग रह गए। अब फेरारी के बेकारी का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।